नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। रांची में राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में सरकार गिराई जा सकती है? झारखंड में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लीक लेक और लैंडमार्क में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बैग बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 2 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। इन तीनों पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। कोतवाली थाने में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 124 ए, 120 बी और 34, पीआर एक्ट की धारा 171 और पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त उन्हें कोतवाली थाने से लेके कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस आपाधापी में इन लोगों को अरेस्ट कर रही है। और साफ तौर से ये भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों के पास से 3 बैग मिले हैं, जिसमें कि रुपए भी हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये अभी तक नहीं बताया गया है कि ये रुपए किस लिए लाए गए थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। कर्नाटका मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल के बाद पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। सेंध लगाने का प्रयास करना, उनके सांसदों और उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से ये प्रतीत होता है कि वो लगातार सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। हम समझते हैं पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किस तरह का होता है और किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जाता है। जेएमएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में खरीदे जा सकते हैं विधायक? क्या 3 लोग मिलकर गिरा सकते हैं सरकार? कांग्रेस में कलह है, कहीं ये अपनों की साजिश तो नहीं? अगर सरकार गिराने की साजिश थी तो किस किस विधायक को ऑफर दिया गया था? देखिए, पुलिस की थ्योरी काफी संदेहास्पद लगती है। प्रथम दृष्टया बोकारो जिले से विधायक अनूप सिंह जी हैं, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की थी और गिरफ्तार होने वाले 3 लोगों में से 2 लोग बोकारो के रहने वाले हैं। दूसरी बात कि सिर्फ 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार गिराने के लिए सिर्फ 2 लाख लेकर लोग बैठे थे रांची में और अनूप सिंह जी को इसकी खबर थी। सरकार परेशान है, अपनी नाकामियों को छिपाने में असफल रही है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता का जो ध्यान है वो बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कई विधायक सरकार और पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं। इसे लेकर वे दिल्ली दरबार में शिकायत भी करा चुके हैं। ऐसे में कहीं इस पूरे मामले में शामिल किसी अपने का तो हाथ नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की साजिश पर जेएमएम ने कहा कि साजिश बेनकाब होते ही बीजेपी अब बहानेबाजी में जुटी है, लेकिन जल्द ही पुलिस अपना काम करेगी और सच को सामने लाएगी। जेएमएम ने दावा किया कि जो भी लोग पकड़े गए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी है। कभी बोलेंगे कि मैंने घोटाला किया, ये तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है और बाकी का काम पुलिस करेगी। अनुसंधान चल रहा है, कौन से लोग शामिल हैं, किन की क्या सहभागिता रही, किन का संपर्क किन भाजपा नेताओं से है, सभी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई थी जो नाकाम हो गई।
चूंकि ये एक सगल बन चुका है इनका, सभी बातें पब्लिक डोमेन में आएंगी और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ। ये वो सरकार नहीं है, पिछली सरकार नहीं है जहां एडीजीपी स्तर के अधिकारी बैठ के चुनाव मैनेज करते हैं। जो भी है कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर पर जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। और चलिए सीधे चलते रांची, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी से सवाल करते हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? ये 3 लोग पकड़े जाते हैं और 2 लाख की बरामदगी होती है। देखिए, मैं कल पहली दफा नहीं हुआ, पिछले 1 सप्ताह से हम रोज सुन रहे थे कि झारखंड सरकार को स्पेशल ब्रांच की सूचना के आधार पर जगह जगह पर छापे मार रहे थे, सड़कों पर भी छापे मार रहे थे गाड़ियों को रोक रोक करके। और परसों तो हद ही हो गई कि जिस प्रकार से 22 तारीख को रात्रि में, अर्थात तो 23 तारीख को मॉर्निंग होता है, 1 बजे बोकारो से 2 व्यक्ति को उठाया। एक फल विक्रेता था, एक तो मजदूरी करने वाला है बोकारो स्टील प्लांट्स में, ठेकेदार मजदूर है। उनके परिवार के लोग कल रात में हमसे आकर के लोग मिले थे और वहाँ से उठा करके 23 तारीख को सवेरे एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में उनके परिवार के लोगों ने बताया, कहाँ ले गए ये किसी को पता नहीं था। 23 तारीख को दिन भर वो लोगों ने खोज खबर करते रहा कि भाई जो कहाँ ले गया और 24 तारीख को दोपहर में वहीं के ही सिटी थाने के जो दरोगा है उन लोगों को सूचना दिया कि आप रांची में वो वहाँ थाना चले जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे। अब फिर वो बेचारे लोग रांची आए, रांची में उन लोगों से मिलने नहीं दिया गया और फिर पता चला कि उन लोगों को जेल रिमांड कर दिया। बड़ी आश्चर्य होता है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है और राज्य की पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है। ये तो बिल्कुल उन बातों को याद कराती है कि पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा कि मुंबई की घटना, वहां के जो राज्य के गृह मंत्री थे उन्होंने कैसे पुलिसों से पैसा वसूल करने के लिए टारगेट दिए हुए थे। बाद में क्या घटना हुई सबको पता है। लगता है उसी लाइन पर झारखंड सरकार भी राज्य के पुलिस से पैसे वसूलने के लिए एक टारगेट दिए होंगे और तभी ये जगह जगह पर लोग छापा मार रहे थे। और इतनी हास्यास्पद स्थिति बनी है कि आप समझ सकते हो कि भाई एक फल बेचने वाला है, मुश्किल से महीना में 10,000 रुपया भी नहीं कमाता है, और जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उनको 300 रुपया प्रत्येक दिन मिलता है। और ऐसे आदमी को पकड़ करके जेल में डाल देना, ये तो इस बात की इतनी ही नहीं है। ये तो अगर इस राज्य में इसी प्रकार की सरकार चलेगी तो कल किसी को भी वे पकड़ करके जेल में डाल देंगे। लेकिन बाबूलाल जी, आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साजिश रचा। अब सवाल जो आप कर रहे हैं वही सवाल हम भी कर रहे हैं, क्या फल बेचने वाला सरकार गिरा सकता है? लेकिन आरोप सीधे सीधे आप लोगों पर लगता है। हम वही बात मैं बता रहा हूं। तो मैंने तो ये कहा है, कल भी किसी ने हमसे लोग बात किया था तो हमने कहा कि भाई सरकार को एसआईटी गठित करके और पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। और जिन लोगों ने, आखिर किसने ये सूचना दी कि कौन सी स्पेशल ब्रांच के अफसर है जो इस प्रकार की सूचना दिया और इस प्रकार की लोगों को छापे मार करके अंदर करना। और वो भी आपने देखा को दिखा रहा है कि रांची में छापा मार के पकड़ा है, जबकि बोकारो से पकड़ करके लाया। कि माजरा क्या है? ये सारी चीजें आना चाहिए। और इसलिए हम लोग इस बात को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सवाल इन 2 लोगों तक ही ये सीमित नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है अगर पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहेगी तो फिर इस राज्य की प्रगति नहीं हो सकता है। अच्छे भले लोग राज्य में रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। यानी ये तो सीधा सीधा पुलिस की गुंडागर्दी है। और इसीलिए स्पष्ट रूप से इसके लिए हम तो कहते हैं कि एसआईटी गठित करें। हम सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होगा। सीबीआई केंद्र के अधीन होती है तो इसलिए वो ये कह सकते। इसलिए हमने कहा कि सरकार को एसआईटी गठित करे, और नहीं तो सिटिंग जज जो होते हैं उसके अध्यक्षता में ये मामला जांच होनी चाहिए। बाबूलाल जी, ये कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से, उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। ये बात ना तो मीडिया को पता है कि सबूत क्या है, ना ही किसी और को, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ताओं को पता है कि सबूत क्या है। अरे वही तो कह रहे हैं ना, सबूत है तो उनको सरकार को लाना चाहिए। जेएमएम करवा रही है, इसका तो स्पष्ट है। अगर सबूत सरकार के पास है तो एसपी आवे,
पुलिस कप्तान है, इस प्रदेश के डीजीपी सामने आकर के डिटेल बतावे उन लोगों का किन किन नेताओं के साथ संबंध है, किस प्रकार से उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, सब कुछ आना चाहिए। हम तो चाह ही रहे हैं। ये जेएमएम के यानी सुप्रियो भट्टाचार्य जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है सरकार में बैठे हुए लोग पुलिस को इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। भाई ये कौन होते हैं? अगर सबूत है तो डीजीपी को सामने आना चाहिए, स्पेशल ब्रांच के जो एडीजी है उनको सामने आना चाहिए, रांची के जो एसपी है उनको सामने आना चाहिए। यहाँ पर वो क्या कहते हैं एफआईआर हो रहा है, यहाँ पर उनको बतानी चाहिए, एक एक चीज बतानी चाहिए, उन लोगों के संबंधों के बारे में बतानी चाहिए, ताकि इस प्रदेश की जनता को यह पता चल सके कि झारखंड के पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है, झारखंड सरकार किस प्रकार से ये गुंडागर्दी कर रही है। ये इस राज्य की जनता को पता होनी चाहिए, देश को पता होनी चाहिए, इस पुलिस अफसर को आनी चाहिए सामने, राज्य के पदाधिकारी सरकारी पदाधिकारी को आनी चाहिए। हम लोग ऐसा इसको नहीं छोड़ेंगे कि इस प्रकार से अगर लोगों की गुंडागर्दी करेगी, कल किसी को किसी के घर में भी पुलिस घुस करके किसी को भी ये पकड़ सकती है। कोई बाहर से लोग आते हैं, होटलों में ठहरते हैं, वहां भी उनको पकड़ सकते हैं। ये तो आतंक का राज स्थापित हो जाएगी, तो कानून कहां रहेगी? हमने देखा कि एक विधायक ने क्या लिख करके दिया है, कुछ भी नहीं। भाई ऐसा थोड़े चलता है। अगर ऐसे ही चलेगी तो इसको हम लोग इस प्रकार से सरकार को नहीं चलने देंगे। आप जितने भी सवाल उठा रहे हैं बाबूलाल जी, जितने सवाल उठा रहे हैं, जवाब में जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि जो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, बीजेपी वही चाहती है। अब झारखंड का नंबर था, लेकिन वक्त से पहले ही पर्दाफाश हो गया साजिश का। आपको क्या लगता है ऐसी जरूरत जेएमएम को क्यों पड़ी? मैंने कह रहा हूं कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने पकड़ा है तो इस राज्य के डीजी पुलिस को सामने आना चाहिए, इस राज्य की डीजी को सामने आना चाहिए, स्पेशल ब्रांच के इस रांची जिला के सीनियर एसपी को सामने आना चाहिए, जनता के बीच बतानी चाहिए मामला क्या है। क्या ऐसा थोड़ा है कि ये तो साफ लग रहा है कि जब पुलिस अफसर नहीं आ रहे हैं सामने, सरकारी पदाधिकारी सामने बोलने में घबरा रहे हैं, पूरी चीजें बतानी चाहिए, क्यों छुपा रहे हैं, सब कुछ बतानी चाहिए। तो कौन जेएमएम के नेता ये आरोप लगा रहे हैं? जेएमएम के नेता ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने पकड़ा है, क्या पकड़ा है, क्या क्या सबूत है, सब जनता के सामने आना चाहिए। और मैंने तो ये कह रहा हूं कि ये गुंडागर्दी है, इस राज्य में आतंक का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भयभीत कराना चाहते हैं। कल होकर के किसी भी घर में घुस करके ये पुलिस पकड़ेगी और कहेगी कि ये भी कोई षड्यंत्र कर रहे थे। कल किसी भी होटल में छापा मार करके किसी को भी पकड़ करके जेल में अंदर डालेगी और कहेगी ये भी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे या कहीं कोई डकैती का षड्यंत्र कर रहे थे। भाई ऐसा नहीं चल सकता है सत्ता। अगर ऐसी वो चलाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से सरकार को चलने नहीं देगी। बाबूलाल जी, अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इन बातों को मान लिया जाए तो जेएमएम को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? क्यों ऐसा करना चाहेगी जेएमएम? मैंने तो पहले ही कहा कि मुंबई की घटना से मैंने शुरू किया, क्योंकि जेएमएम के लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ पैसा वसूली में लगे हुए हैं। इस समय चूंकि बरसात का मौसम है, कोयला बालू नहीं निकल पा रहा है, तो नए क्षेत्र और ढूंढ रहे हैं कहां से और पैसा आ सकता है। तो इस काम में ये लोग लगे हुए। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं कोई लुक्का छुपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज सबको पता है क्या क्या हो रहा है, जमीन के कैसे यहाँ के पदाधिकारी है, जमीन को कैसे ये लोग कब्जा करवा रहे हैं, कैसे पैसा आवे, इसकी एक एक क्षेत्र को ये लोग ढूंढ रहे हैं। और उसी ढूंढने में ये सारे लोग, इस काम में भी ये लोग लगे हुए हैं। पुलिस को ये लोगों ने लगा रखा है। और पुलिस को मैं ये कहता हूं, अगर आप इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो सरकार किसी के भी अस्थायी नहीं होते हैं लोकतंत्र में। सरकार बदलेगी तो इस प्रकार के जो अफसर होंगे, चाहे वो रिटायर ही क्यों नहीं कर ले, तो उनके ऊपर जांच बैठा दी जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए मैं पुलिस को भी सचेत करता हूं कि आप कानून के अनुसार काम करिए। कानून के अगर बियॉन्ड आप काम करेंगे तो जिस दिन भी सरकार बदलेगी, 5 साल में तो चुनाव होता ही है, सरकार बदलेगी, तो ऐसे जो अफसर होंगे उस समय भी हम जांच करवा देंगे और उस समय ऐसे लोगों को कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के ऊपर। चलिए, पकड़ा गया तो फल व्यापारी है, लेकिन आरोप बीजेपी पे लगाया, तो अब बीजेपी क्या करेगी? आप क्या करेंगे बाबूलाल जी? अरे हम तो कह रहे हैं बीजेपी का आरोप, हम तो जांच की कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ की डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बतावे, एक एक चीज बतावे। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, जानने के लिए तैयार हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी अब आरोप जेएमएम पर ही लगा रही कि जेएमएम है वो साजिश कर रही है पैसे कमाने के तरीके, और हैरानी भी इस बात की हो रही कि फल व्यापारी कैसे सरकार गिरा सकते हैं। 2 लाख की बरामदगी हुई जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास से, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2 लाख रुपए में सरकार गिराई जा सकती है। अब बीजेपी जो है एसआईटी जांच की मांग कर रही है। और एक बड़ी खबर, रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी हुई। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री दायर की गई, जिसमें सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कॉल डिटेल्स की जानकारी दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि 20 नवंबर 2020 से 21 जून 2021 तक पंकज मिश्रा ने साहिबगंज डीसी से करीब 400 बार बातचीत की। अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि रूपा के परिजनों ने रूपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। और एक 10 बड़ी बातें हम आपको रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात, रूपा तिर्की साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी थी जिनकी संदेहास्पद मौत हुई। 3 मई को रूपा तिर्की की मौत हुई थी। इसके बाद रूपा का शव सरकारी क्वार्टर में मिला था। साल 2018 में सब इंस्पेक्टर के पद पर रूपा तिर्की बहाल हुई थी। 6 जून को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। 7 जून को राज्यपाल ने डीजीपी से जानकारी ली। इस मामले में पंकज मिश्रा का नाम भी सामने आया था। बरहेट में सीएम के स्थानीय प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने साहिबगंज डीसी से 400 बार फोन पर बातचीत भी की थी। डिटेल्स में दूसरे अधिकारियों से भी बातचीत का जिक्र है। बढ़ते आगे, हजारीबाग के टाटी जरिया प्रखंड में कल बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इचाक थाना के झरपो सूर्य मंदिर के पास की यह घटना है। इस पिटाई में जूनियर इंजीनियर अमित कुमार शर्मा के साथ कर्मचारी प्रकाश कुमार और शंकर कुमार घायल हो गए। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घायलों के मुताबिक सभी कर्मचारी चोरी छिपे बिजली जलाने वालों के खिलाफ छापेमारी करने और बकाया वसूली करने गए थे, और इसी दौरान पहले से घात लगाए लोगों ने सूर्य मंदिर के पास उन पर हमला बोल दिया। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पकड़े ना जी, पकड़े ना प्रकाश। गिरिडीह के कसियाटांड और चिलगा में हाथी ने एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथी ने ग्रामीणों के 2 कच्चे घर को भी तोड़ दिया। घायल महिला ने बताया कि वो जानवरों को चारा देकर लौट रही थी और इसी दौरान पीछे से हाथी ने सूंड में लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस इलाके में आए दिन हाथी उत्पात मचाते रहते, लेकिन वन विभाग हाथियों को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। धनबाद के मनियाडीह थाना क्षेत्र के पलमा में मशरूम चुनने गई महिला को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। वन विभाग और ग्रामीणों को घंटों मशक्कत के बाद महिला का शव बेहद खराब हालत में जंगल में मिला। दोपहर में पलमा गांव के कुछ लोग मशरूम चुनने के लिए जंगल में गए थे और इसी बीच अचानक हाथियों ने महिला को देखते ही उस पर हमला बोल दिया। साढ़े 8 बजे कल सुबह वन विभाग की टीम अभी तक पहुंची या नहीं? पहुंचे, उस सब आके ढूंढ के निकाल लिया उससे भी वन विभाग को। क्या जब तक खाना वाला नहीं आएंगे, डिपार्ट वाला नहीं आएंगे, तब तक नहीं ना निकलेंगे। निकल के भी फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की तो क्या बताया? उस सब बोले कि 8 बजे आ जाएंगे, अभी तक आया नहीं। जंगल है तो लोग उसका उपयोग करेंगे। ऐसी जानकारी मिली कि ये लोग मशरूम चुनने के लिए भी जाते हैं जंगल में, और ऐसा इत्तेफाक था कि हाथी वहाँ मिल गया
और 2 आदमी जो साथ में थे तो बच गए, लेकिन ये बेचारी खुदे भी ये हाथी के चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। हम वन विभाग के तरफ से काफ़ी क्षोभ व्यक्त करते हैं और विभाग के तरफ से जो मृत्यु के पश्चात जो भुगतान की प्रक्रिया है उसके लिए इनको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अभी तत्काल राहत देने के लिए हम लोगों ने 25,000 रुपये जो है उनको भुगतान किया है और पोस्टमार्टम और डॉक्टरी का रिपोर्ट जो भी है FIR ये सब होने के पश्चात जो प्रक्रिया पूरी होगी तो इन्हें शेष राशि का भुगतान कर दिया जाए। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। संख्या है 7977773753। और देखिए, कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक